हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है, वो भी ऐसे टाइम पे जब आप राहत और बचाव के कामों में पूरी तरह से फोकस्ड हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम लगातार अलग अलग आंकड़ा सुन रहे हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को बचाया गया है, कितने लोग इस आपदा की चपेट में आए हैं, क्या आपका आंकड़ा कह रहा है? देखिए, अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, पहली बात तो अच्छी बात यह है कि जो हमारी मशीन जो रेस्क्यू के लिए पहुंचनी थी टनल के अंदर, वो टनल के अंदर हमारी मशीन पहुंच गई है। यद्यपि वहाँ बहुत अधिक सिल्ट है, 1 घंटे में लगभग 4 मीटर ही सफाई वहाँ पर हो पा रही है। लेकिन हाँ, जो पहले मैनुअल कर रहे थे, अब वहाँ पर मशीन हमारी आज वहाँ पर प्रवेश कर गई है। इस टनल के अंदर लगभग 30 से 35 के करीब लोग संभावित हैं। और अगर हम देखें तो कम से कम जब इसकी शुरुआत हुई अभी 2.5-3 घंटा पहले, तो 16-17 घंटे जो स्पीड है इसमें, उस हिसाब से 16-17 घंटे इसको रेस्क्यू करने में लगेंगे। आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सेना और एसडीआरएफ, तमाम फोर्सेज वहाँ पर लगी हैं। अभी तक 18 शव ये बरामद हो गए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि एक शव पानी में नीचे डूबा हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको हो सकता है कि अब तक निकाल भी लिया गया होगा, तो उसको निकालने के प्रयास हो रहे हैं। तमाम जो मेडिकल टीम है वो वहाँ पर मौजूद हैं, और जो वहाँ पर जो राहत लोगों को देनी है, जो उनके जो लेबर वहाँ पर सुरक्षित है, उसको राहत प्रदान करने के लिए वहाँ पर तमाम तरह की जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जा रहा है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 203 लोगों की खबर है मिसिंग की। सर, जब से तस्वीरें आई हैं कल सुबह से लगातार केदारनाथ 2013 की बात की जा रही है। आपने खुद साइट विजिट की है, आपने खुद सर्वे किया है, निरीक्षण किया है। आप 2013 की आपदा और इस आपदा, इसमें जो लोग बार बार उन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, आपको ये क्या 2013 का रिपीट लग रहा है? देखिए, अभी हमारी इसरो के जो यहाँ पर ऑफिस है देहरादून में, उसके जो निदेशक हैं मिस्टर चौहान, उन्होंने उसकी सैटेलाइट जो इमेजरी है वो उन्होंने यहाँ पर अभी उसको प्रेजेंट किया सबके सामने। और जो लोग ये संभावना थी कि ये ग्लेशियर टूटा है, तो एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पहले से कोई भी ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद नहीं है। 2-3 दिन में जो बर्फ़बारी हुई है, वो बर्फ़ नीचे स्लिप हुआ है। और बर्फ़ के स्लिप होने का कारण ये है कि जो टिगर पॉइंट जो है, जो टॉप पर जो पॉइंट है, वहाँ पर कोई स्लाइड हुआ है, क्योंकि वो चट्टान है, पहाड़ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो चट्टान खिसकने की वजह से और ये लाखों मीट्रिक टन बर्फ़ एक साथ स्लिप हुआ है। घाटी बहुत पतली है, बहुत संकरी है, और उसके कारण वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। और उसके कारण ये तमाम जो क्षति हुई है, चाहे पावर प्रोजेक्ट की क्षति हुई है या जनहानि हुई है, ये उसी के कारण हुई है। किसी तरह का ग्लेशियर वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो एरिया है, ये कभी भी एवलांच प्रोन नहीं रहा है, उस श्रेणी में ये नहीं आता है। तो जो इस तरह की संभावनाएं लग रही थी कि ग्लेशियर खंडित हुआ है और उसके कारण ये सब हुआ है, ऐसे वैज्ञानिकों ने हमें बताया है। ये बहुत बड़ी बात रावत जी आप बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार थियरी तो यही आई कि ग्लेशियर का एक बड़ा खंड है वो टूटा है, और उसके बाद ये जो हमने सैलाब देखा उससे ये ट्रिगर हुआ। आपको और क्या कुछ बताया गया साइंटिस्ट द्वारा? क्योंकि ये अपने आप में, क्योंकि लगातार अभी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि बारिश नहीं हो रही थी। अक्सर जब सैलाब आता है तो बारिश होती है। ये जो आपने अभी बताया, जो आपकी साइंटिस्ट से बात हुई है, जो आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बताइए कि ये जो थियरी है कि ग्लेशियर टूटा और उससे सैलाब आया, ये गलत है। देखिए, हमारी अभी लगभग 1:45 बजे
नहीं नहीं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है, जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो चट्टान है वो बिल्कुल नेकेड है बिल्कुल। और उस पर जो 2-3 दिन में जो बर्फ गिरा है, जो 3-4 में यहाँ बारिश हुई है और जो बर्फबारी हुई है, उसके कारण केवल वो बर्फ थी। और जो टिगर पॉइंट है वहाँ कोई स्लाइड हुआ है, लैंड स्लाइड वहाँ पर हुआ है, चट्टान कोई वहाँ पर, क्योंकि रॉक है उसमें जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो स्लिप हुआ है। क्योंकि घाटी बहुत संकरी है और उसके और बहुत तीखा ढाल है उसमें। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें कोई जलाशय बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और न वहाँ पर जलाशय बनने की उस तीव्र ढलान में कोई संभावना है। वो पूरा स्लिप जब हुआ और लाखों मीट्रिक टन ये जो बर्फ था वो एक साथ नीचे निकला। घाटी सक्रिय होने की वजह से उसकी गति बहुत तेज हुई है। हमने अभी ये भी कहा है कि उसकी गति क्या रहेगी, थोड़ा इसका भी आकलन करके बताएं। और उसके कारण ये चाहे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट हो या तपोवन विष्णुघाट परियोजना हो, और जो जनहानि हुई है वो उसका कारण ग्लेशियर का विखंडित होना नहीं है। और ये हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि वास्तव में उसमें कोई ग्लेशियर उसमें नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रावत जी आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जो खबर है वो ग्लेशियर के खंड टूटने को ही इसकी वजह बताया जा रहा है। एक सवाल जो आता है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर पहले केदारनाथ का जिक्र कर रही थी, केदारनाथ में जब त्रासदी हुई तो राज्य को बहुत पीछे ले गई, एक बार फिर से हादसा हुआ। लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं विकास इसकी वजह है। आपका, मैं मानती हूँ अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपकी साइंटिस्ट से बात हो रही है, आपका आकलन क्या कहता है? क्या विकास पर कुदरत का डिजास्टर भारी है और कुदरत कह रही है नहीं विकास मत कीजिए? देखिए, अगर हम पिछले 200 साल पीछे जाएं तो इस तरह के डिसास्टर यहाँ पर 5-6 हुए हैं। और अगर हम उसको विकास से जोड़कर देखें तो मैं समझता हूँ कि तब तो वहाँ सड़कें भी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई किसी तरह के डेवलपमेंट के वर्क वहाँ पर नहीं थे। लोग गांव में रहते थे, गांव ही उनकी दुनिया थी। तो इस तरह की बात जो लोग कहते हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि किन कारणों से कहते हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी बात कहना चाहिए तो उसको आगे पीछे देखकर ही कहना चाहिए। तमाम तरह की बातें, अफवाहें चलती हैं, लेकिन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक जो अपनी राय देते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अपना देखभाल करके वहाँ की जो बैकग्राउंड है उसको भी समझना चाहिए और तभी कोई इस तरह के बयान देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो लोकगीत हैं, उन लोकगीतों में तमाम समय में जो आपदाएं उनका जिक्र होता है, जो हम वहाँ पर जो लोग उस समय रहे होंगे, तो वही एक माध्यम था किसी घटना को डॉक्यूमेंटेशन का, कि लोकगीतों में इस तरह के वर्णन होते थे। तो मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिकों का जो मत है, अगर हम इस दृष्टि से देखें, पिछले 200 साल में जो 5-6 यहाँ पर बड़े ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो वो थोड़ा तालमेल नहीं है उनमें। सर, आप क्योंकि लोकली भी हैं, उस वहाँ की मिट्टी को समझते हैं, वहाँ के सीएम भी हैं, अब जब हमारे दर्शक लगातार पढ़ रहे हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये कुदरत को गुस्सा दिला रहे हैं, जो विकास का कार्य चल रहा है इससे गुस्सा आ रहा है, आपकी जो टीम ऑफ साइंटिस्ट है जिन्होंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वो आपसे क्या कह रहे हैं? विकास और कुदरत के बीच का तालमेल, ये समन्वय कैसे आएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि खैर इस बारे में हमारी वहाँ पर कोई इस संबंध में चर्चा नहीं हुई है। हमने कहा उसके लिए एक स्टडी टीम बनाई है, वो टीम स्टडी करके और फिर हमको रिपोर्ट करेगी। लेकिन जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, कोई बांध नहीं था यहाँ पर, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था। जो तपोवन है वो अभी बन के तैयार ही नहीं हुआ था। तो इस तरह की बातें जो मैं सुनता हूँ तो मैंने कहा मुझे इसमें तालमेल नज़र नहीं आता है। जो लोग इस तरह की बातें करते, लोग कहते हैं साहब आजकल जो इस्पात के कारखाने बहुत लग गए, उससे गर्मी हुई है, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन ग्लेशियर कोई भी खंडित नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया, इस स्नो था जो ताज़ा 3-4 दिन में वहाँ गिरा था उस इलाके में, वही स्लाइड होकर के उसके कारण विभीषिका वहाँ पर उत्पन्न हुई है।
प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के साथ आपकी बातचीत भी हुई है, उन्होंने ये कहा कि लगातार आपके साथ संपर्क में भी हैं, और कोई ऐसी अपील जो आप जो स्थानीय लोग हैं आप उनसे करना चाहें जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बहुत बहुत स्वागत है। कि आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो अफवाहों के साये में न जिएं। तमाम तरह की बातें इस ऐसे मौके पर फैलती हैं, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकार, हमारी सेना, हमारे अर्धसैन्य बल, हमारी पुलिस, हमारी मेडिकल की टीम, हमारा प्रशासन, ये पूरी तरह मुस्तैद है। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड टाइम पर वहाँ पर रेस्क्यू के लिए टीम पहुँची है। उसके कारण अनेक लोगों की जान बची है, और एक जो पैनिक क्रिएट होता है ऐसे मौके पर, वो पैनिक क्रिएट होने से बचा है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया ने भी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई है। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई है। तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूँ कि एक तो जो लोग हमारे वहाँ पर, जो 360 परिवार हमारे अभी वहाँ पर जो पुल ढहने के कारण एक तरह से वो कट से गए हैं जनपद से, तो वो किसी तरह का पैनिक न करें। वहाँ पर हमने राशन भी वहाँ पर भेजा है। हमारे एमपी और हमारे एक मिनिस्टर भी आज वहाँ पर उन गाँव में गए हैं, और मैं भी उन लोगों के बीच में जा कर के और उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करूँगा, उनको धैर्य बंधाऊँगा और उनको कहूँगा कि आप साहसी लोग हैं, आप साहस से काम लीजिए, पूरा प्रदेश और देश आपके साथ में है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी द्वारा क्या कहा गया आपसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आज अभी लगभग मैं समझता हूँ कि 2 बजे करीब फिर 5वां फ़ोन उनका आया है मुझे, और उन्होंने मुझसे अपडेट ली है, और उन्होंने यही कहा है कि एक तो मुझे आप अपडेट देते रहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी सहायता चाहिए वो सहायता आप हमको बताएं। तो सहायता तो यहाँ पर तमाम 5-7 हेलीकॉप्टर सेना के और एयरफोर्स के यहाँ पर पहुँचे हैं, एनडीआरएफ यहाँ पर पहुँची है, और भी एनडीआरएफ भेजने की बात है। लेकिन जो केंद्र से जो भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है, अमित शाह जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी अपडेट ली हैं, और तमाम तरह की जो भी उन्होंने कहा कि कोई सहयोग की ज़रूरत है तो हम साथ हैं, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज़ को ये सारी बातें रखी हैं, और हमें उम्मीद है कि राज्य इस त्रासदी से और स्ट्रांग होकर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। धन्यवाद।